Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur, and in this lecture we are going to discuss vector algebra, and we have already discussed some basic introduction about vectors. So this is the second lecture on vector algebra. Okay, तो कल अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और थोड़ा टेंसर के बारे में भी मैंने बताया था, ठीक है। अब जो ये जो क्लास है ये क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, तो यहाँ पर अपन डिटेल में जो है टेंसर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। टेंसर के लिए अपन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के लिए जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे उसके अंदर अपन हर टॉपिक को डिटेल से डिस्कस किया करेंगे। ये एग्ज़ाम कम्प्लीटली किस पर्पज़ से है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से है। लेकिन फिर भी जो है कमेंट्स के अंदर कुछ ने पूछा कि थोड़ा सा और बताया जाए कि जैसे सूडो जो स्केलर है उसका एक और एग्जांपल दिया जाए। तो सूडो जो स्केलर है उसका एक और एग्जांपल क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से आता है, किससे, मैग्नेटिक फील्ड डॉट सरफेस वेक्टर या सरफेस एलिमेंट कह सकते हो आप। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सूडो वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट से बन रहा है फ्लक्स। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी क्या है, सूडो स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। उसके बाद आता है टेंसर। तो टेंसर के लिए मैंने आपको बता दिया था कि टेंसर क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक एरे होता है डेटा का। बेसिकली टेंसर की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, बिकॉज इट हैव कंपोनेंट्स इन मैनी डायरेक्शंस। ठीक है, बहुत सारी डायरेक्शन के अंदर इसके कंपोनेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद बताया कि जो एक टेंसर है उसके अंदर नंबर ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो क्या बताता है, उसकी रैंक को बताता है। जैसे मैंने डिस्कस किया था प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, फोर्स और एरिया दो वेक्टर है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, सेकंड रैंक टेंसर हो जाता है। अच्छा, अब एक चीज़ समझो आप कि अगर किसी की भी रैंक, टेंसर की रैंक कितनी है, रैंक को मैं अगर आर से ले लेता हूँ, स्मॉल आर से, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं टेंसर में वो होते हैं डी बेस टू द पावर आर। डी क्या है, डायमेंशन है स्पेस की, डायमेंशन ऑफ स्पेस। ठीक है, मतलब जैसे अगर आप 2D की बात कर रहे हो तो डी की वैल्यू होगी 2, 3D की बात कर रहे हो तो डी कितना हो गया 3। तो अगर मैं 3D की बात करता हूँ तो स्केलर क्या था अपना, 0 रैंक टेंसर था, तो 3 बेस टू द पावर 0 मीन्स 1। स्केलर में कितने कंपोनेंट होते हैं, एक। अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर 3 बेस टू द पावर 1, कितने हो गए कंपोनेंट्स, 3। अगर सेकंड रैंक टेंसर की बात करूं मैं, सेकंड रैंक टेंसर की बात करूं, सेकंड रैंक टेंसर की बात करूं तो कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 बेस टू द पावर 2, डायमेंशन 3 एंड रैंक इज 2, तो कंपोनेंट हो गए 9। ठीक है, अब जो है ज़्यादा जो है इक्वेशंस अपन डिस्कस नहीं करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशंस जो है डिस्कस नहीं करेंगे टेंसर के बारे में। लेकिन मैं आपको एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताता हूँ कि ये कंपोनेंट्स क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो आप यहाँ पे जैसे एक 3D ऑब्जेक्ट अज्यूम करो आप, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हालांकि अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने टेंसर पूछ लिया है तो मैं एक बार पहले बता रहा हूँ ना। जैसे मान लो मैं अगर एक्सिस डिनोट कर देता हूँ, ये जैसे अगर एक्स कैप है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या हो गई भाई अपनी जेड एक्सिस। अपने 3 एक्सिस हो गए, है ना। समझाने के लिए मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज दैट दिस वन, दिस डायरेक्शन इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। क्लियर है, 3 डायरेक्शन हो गए। तो इसके 3 सरफेस एलिमेंट होंगे जो कोऑर्डिनेट प्लेन होंगे। कोऑर्डिनेट प्लेन, ये वर्ड भी आप याद कर लो, ये भी मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे भी बता देता हूँ एक बार में। कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब क्या है, ये एक्सिस है ना, देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, ओके, और यू कैन से जेड एक्सिस, ठीक है। अच्छा, तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होंगे, जो इन एक्सिस के इंटरसेक्शन से जो बन रहे हैं। देखो अगर मैं, ये एक्स एक्सिस है
ये वाई एक्सिस है। तो इन दोनों का अगर एक कॉमन प्लेन लूँगा तो मेरे को नीचे वाली सरफेस मिलेगी, ये मिलेगी या फिर ये मिलेगी। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं वाई, ये अपना वाई था, आई डू नॉट हैव अ मार्कर अदरवाइज आई कैन डिनोट इट। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ये वाला है वाई, है ना, ये समझ लो आप। ये डायरेक्शन क्या है? वाई, वाई। और ये है जेड। तो देखो वाई और जेड एक्सिस से जो कॉमन प्लेन आ रहा है वो हो गया वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। अब प्लेन, अच्छा ये इन एक्सिस से आ रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से आ रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। ठीक है, मतलब जो एक्सिस से जो कॉमन प्लेन बनते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो कॉमन प्लेन बनते हैं उनको अपन कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना। जैसे ये वाई एक्सिस था, ये जेड एक्सिस है, तो इनसे जो प्लेन बना वो वाई जेड जो प्लेन है ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। ठीक है, ऐसे जो एक्स एक्सिस से और जो वाई से बनेगा, ये बॉटम बनेगा, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये वाई है, ये जेड और एक्स, जेड और एक्स, तो ये ऐसा प्लेन आएगा, मतलब ये वाली सरफेस आएगी, ये वाली, ये ऐसे, ये क्या हो जाएगा अपना? एक्स जेड प्लेन। क्लियर है? अच्छा, जो डायरेक्शन दी जाती है सरफेस की उसके परपेंडिकुलर दी जाती है। तो देखो ये वाई है, ये जेड है, तो इसका परपेंडिकुलर कौन है? एक्स। तो वाई जेड प्लेन को एक्स प्लेन भी कहा जाता है ना। अगर सिंगल कभी आपको मिल जाए इसका मतलब ये डायरेक्शन को बता रहा है, और अगर 2 डिजिट मिल जाए इसका मतलब ये क्या है कि कौन से एक्सिस उसमें इन्वॉल्व है उनको बता रहा है। जैसे मान लो अगर एक्स वाई प्लेन लिखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन लिखा हुआ है, तो मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉमन से बना है ये। और एक्स वाई प्लेन को अपन अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखना चाहते तो क्या लिखेंगे? जेड प्लेन। क्या लिखेंगे? जेड प्लेन। तो अगर कभी सिंगल अगर अल्फाबेट है इसका मतलब ये डायरेक्शन को बता रहा है, और अगर 2 हैं तो ये उस प्लेन को बनने में कौन कौन से एक्सिस काम में आ रहे हैं उनको बता रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे इस बॉक्स को देखो आप, तो इसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट प्लेन हो गए, बॉटम वाला और जो टॉप है ये एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, ये वाई जेड हो जाएगा, और जो साइड वॉल हैं ये एक्स जेड प्लेन को बताएंगे, क्योंकि मैंने बाहर एक्स माना है, यहाँ वाई माना है, ये जेड माना है। क्लियर है? ठीक है, तो आपको एरिया एलिमेंट समझ में आ गए, ये अपना प्रेशर है, और उनकी डायरेक्शन भी समझ में आ गई। जैसे ये वाई जेड प्लेन, ये जो फ्रंट है ये क्या है? वाई जेड, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ये क्या है? एक वाई जेड प्लेन है। क्लियर है? अच्छा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? इसकी डायरेक्शन तो आ गई, ये आ गई एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूं तो इस प्लेन के ऊपर फोर्स के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? तीनों डायरेक्शन में हो सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, वाई डायरेक्शन में हो सकता है, और जी डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो देखो सरफेस है, खुद एक वेक्टर है, और इसके ऊपर जो फोर्स है ना, जैसे मान लो फोर्स इस तरीके से लगा हुआ है, ऐसे देखो ये थोड़ा इंक्लाइंड है, तो इसके मतलब ये बोर्ड है, ये बोर्ड ही क्या है? अपना वाई जेड प्लेन है। सपोज दैट दिस इज वाई जेड प्लेन एंड आई एम पुटिंग द फोर्स, आई एम एक्सर्टिंग द फोर्स दिस वे। तो ये देखो इसके तीनों कंपोनेंट आएंगे भाई, इसके अगर आप कंपोनेंट बनाओगे तो ये कंपोनेंट एक्स में भी बनेगा, और इसके जो प्रोजेक्शन इसमें पड़ेगा वो ऐसा होगा, तो इसके भी 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। तो जो एरिया है इस पे भी फोर्स तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स में, वाई में और जेड के अंदर। क्लियर है? तो हर एक एरिया एलिमेंट के साथ, हर एक एरिया एलिमेंट के साथ 3 कंपोनेंट आ रहे हैं फोर्स के, हर एक एरिया एलिमेंट के साथ 3 कंपोनेंट आ रहे हैं फोर्स के। इसका मतलब अपने पास एरिया एलिमेंट कितने हैं? 3, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, 3 एरिया एलिमेंट है, और हर एक एरिया एलिमेंट पे कितने फोर्स के कंपोनेंट पॉसिबल हैं? 3 पॉसिबल है, तो 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके, टोटल कंपोनेंट्स कितने हो गए? 9। तो एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन था। तो इसके लिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसके 9 कंपोनेंट को? पी एक्स एक्स, पी एक्स वाई, पी एक्स जेड, पी वाई एक्स, पी वाई वाई, पी वाई जेड एंड पी जेड एक्स, पी जेड वाई, पी जेड जेड। तो ये क्या हो गया? एक मैट्रिक्स हो गई, और जो मैट्रिक्स है ये एक सेकंड रैंक टेंसर को बताती है। तो देखो पी एक्स क्या बता रही है? एक्स प्लेन के ऊपर, एक्स प्लेन का मतलब वाई जेड,
क्योंकि अगर सिंगल है तो क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। एक्स प्लेन के ऊपर फोर्स का एक्स कंपोनेंट, एक्स प्लेन के ऊपर फोर्स का वाई कंपोनेंट, एक्स प्लेन के ऊपर फोर्स का जेड कंपोनेंट। तो देखो सिर्फ एक्स प्लेन पे कितने कंपोनेंट आ गए फोर्स के, 3। फिर एरिया के वाई, वाई प्लेन के ऊपर फोर्स का एक्स कंपोनेंट, वाई प्लेन के ऊपर फोर्स का वाई कंपोनेंट एंड सो ऑन। तो कितने कंपोनेंट आ गए, 9। तो अब आप समझ गए होंगे फिजिकल इंटरप्रिटेशन कि सेकंड रैंक टेंसर क्या है। ठीक है, ऐसे अगर थर्ड रैंक टेंसर की अपन बात करते हैं, रैंक 3 की बात करते हैं, तो कितने कंपोनेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, 3⁻³ एंड 27 एंड रैंक इज 3, इट मीन्स इट हैव 3 वेक्टर्स। ठीक है ना। तो देखो उसके लिए क्या होगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये क्यूब बन जाएगा, मतलब 3D रिप्रेजेंटेशन आएगा। एक सरफेस ये, इसके ऊपर एक और एक और आगे। समझ में आया, नहीं आया दोबारा समझो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके ऊपर एक और स्क्वायर मैट्रिक्स और इसके ऊपर एक और स्क्वायर मैट्रिक्स। तो टोटल कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे, 27। अरे 9 इस लेयर के, 9 मिड लेयर के और 9 अपर लेयर के, तो कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे, 27। और आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो जैसे pxx, pxxy, pxxz एंड सो ऑन, यू कैन इजीली राइट डाउन द 27 कंपोनेंट्स। तो यहाँ से आपको टेंसर थोड़ा समझ में आया होगा, स्पेशली विद द एग्जांपल ऑफ प्रेशर, कि फोर्स है, एरिया है, कितने एरिया एलिमेंट आए, 3 एलिमेंट आए, और हर एक एरिया एलिमेंट पे कितने फोर्स के कंपोनेंट पॉसिबल है, 3। हर एक पे 3 पॉसिबल है, 3 3 3, तो कितने हो गए टोटल, 9। क्लियर है। तो ये बेसिक जो है मैंने समझाने की कोशिश की है इंटरप्रिटेशन टेंसर की। बाकी टेंसर जो है काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है ना। और जब मैंने स्टार्टिंग में जो है ग्रेजुएशन के अंदर आया मेरे, तो काफ़ी टिपिकल लगता है, स्पेशली मैं राजस्थान से हूँ, तो टीचर्स इग्नोर कर देते हैं, टॉपिक छोड़ दिया जाए। लेकिन क्या है, थोड़ा इंटरेस्ट था फिजिक्स में, थोड़ा खुद से पढ़ा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा, फिर मैंने पढ़ाया भी है टेंसर, तो बाद में पता चला यार ये तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। तो अपन टेंसर को कंप्लीट पढ़ेंगे किसके अंदर, अपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो कोर्स जब अपन स्टार्ट करेंगे उसके अंदर। क्लियर है। तब तक के लिए आप ये समझ लो, जो अपना टेंसर है, टेंसर इज फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। Tensor is fact of universe and tensor is really very powerful quantity in physics. ओके ठीक है, तो थोड़ा आपको और जो है समझ में आया होगा टेंसर। अब अपन अपने जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है। और हाँ, कि ये जो इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताया टेंसर का, ये आपको कितना समझ में आया ये आज आप ज़रूर मुझे बताना, बिकॉज आई ट्राइड माई बेस्ट, है ना। तो एटलीस्ट आप मुझे बताना कि आपको ये जो टेंसर का जो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बताया है आज, वो आपको कितना समझ में आया है। क्लियर है। चलो अब अपन अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज जो है टाइम डिसाइड कर दिया जाएगा कि किस टाइम पे कौन सी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आपको जो है परेशानी नहीं होगी आगे से। आप वो टाइम नोट डाउन करो और एक फिक्स टाइम टेबल बना लो, ठीक है ना, बिकॉज डिसिप्लिन इज नेसेसरी। ठीक है, तो अपन ने जो है बेसिक जो है स्केलर, वेक्टर और टेंसर पढ़ लिया है। अब अपनी जो नेक्स्ट चीज़ काम की है फिजिक्स के अंदर, उसकी बात करते हैं। अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि दिल्ली कितनी दूर है, सवाल क्या है, दिल्ली कितनी दूर है, तो आपका जवाब क्या होगा, क्या जवाब दोगे आप। हो सकता है आंसर आपके दिमाग में आ गया हो, लेकिन अगर आंसर आपके दिमाग में आ गया है तो आपका जवाब गलत है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ही क्या था, मीनिंगलेस था। अब मीनिंगलेस क्यों था, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि कहाँ से, आई जस्ट सेड दिल्ली कितनी दूर है। इफ़ यू आर इन जयपुर द डिस्टेंस ऑफ दिल्ली इज़ डिफरेंट इफ़ यू आर इन अहमदाबाद। अगर आप अलग अलग सिटीज़ में हो, तो अगर जयपुर से दिल्ली की डिस्टेंस अलग है, अलवर से दिल्ली अलग है, ठीक है, अहमदाबाद से हो तो अहमदाबाद से अलग है, अगर आप भुवनेश्वर से हो तो जो है डिस्टेंस अलग है। तो डिस्टेंसेस क्या हैं, अलग अलग हैं। तो मेरा सवाल गलत था। क्यों, क्योंकि मैंने रेफरेंस पॉइंट नहीं बताया आपको कि कहाँ से।
तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है फिजिक्स के अंदर वो आ जाती है कि भैया रेफरेंस डिसाइड करो। विदाउट रेफरेंस वी कांट स्टडी द लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अच्छा, तो देखो दोबारा से एक चीज़ को समझो, एक और सवाल है। जैसे अपन अपने घर की बात करते हैं, फिर आप कहीं सिटी में गए हो और आपको अपनी लोकेशन बतानी है ताकि वो लोग आप किसी प्रॉब्लम में हो, आप तक हेल्प पहुंचा सकें, ठीक है। तो आप क्या बताओगे कि आई एम इन दिस सिटी, सपोज दैट आई एम इन जयपुर, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि जयपुर के भी किस एरिया के अंदर हूँ, मैं कहूँगा जगतपुरा, ठीक है। जगतपुरा में भी अगर मैं और उनको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि भैया मैं नीलगिरी अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो जो है हेल्प पहुँचने की जो संभावनाएं है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऐसे तो जितने भी जो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस या फिर जो अपना जीपीएस काम करता है वो कोऑर्डिनेट्स पे काम करता है, हर एक लोकेशन की एक कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, अपने को बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर सपोज दैट आपकी आंखें बंद कर दी जाएं, आंखें बंद करके किसी ऐसी जगह छोड़ दिया जाए, रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए और दूर दूर तक वहाँ को कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई लैंडमार्क आप नहीं बता सकते किसी को भी, तो कोई इंसान आप तक कैसे पहुँचेगा, ठीक है। तो रेफरेंस ज़रूरी है, क्लियर है। तो यहाँ से आता है अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट सेट ऑफ एक्सिस, सेट ऑफ एक्सिस, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये जो है एक्सिस, दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज फॉर प्लूरल, ठीक है ना। अगर सिंगल एक अक्स बताना है तो एक्सेस लिखा जाता है, अदरवाइज एक्सेस लिखा जाता है, क्लियर है। हाँ, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इट्स सेट ऑफ एक्सेस which is required to describe the motion of any object। कि क्या है भाई, कुछ एक्सेस है और उन एक्सेस का एक सेट है, सेट का मतलब ग्रुप, समुच्चय है ना हिंदी के अंदर, जिसके माध्यम से, जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्पेसिफाई करोगे, क्लियर है, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से आप समझो। सपोज एक ट्रेन जो है मूविंग स्टेट में है, किसके लिए, जो प्लेटफॉर्म पे कोई बंदा खड़ा है, सपोज दैट ए एंड टू बॉयज आर सिटिंग इन दिस ट्रेन बी एंड सी। तो देखो फॉर ए बोथ दीज आर मूविंग स्टेट, बोथ दीज आर इन मूविंग स्टेट, दोनों क्या है, गतिमान है। लेकिन अगर बी के ऑब्जर्व में मैं सी को देखूं तो ये रुका हुआ है, तो क्या डिफरेंस आ गया, मतलब ए के लिए सी गतिमान है, मूविंग स्टेट में है, लेकिन बी के लिए सी क्या है, स्टेबल स्टेट में है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को बताना है तो आपको एक सेट चाहिए, एक ऑब्जर्वर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है मोशन क्या होगी, अपनी अलग अलग हो सकती है। तो बेसिकली फिजिक्स के अंदर हर चीज़ रिलेटिव हो गई भाई, इसके लिए ये मूविंग स्टेट में है और बी के लिए ये स्टेबल स्टेट में है, स्टेशनरी स्टेट में है। तो क्या आ गया कि फिजिक्स के अंदर चीज़ें क्या है, रिलेटिव है, चीज़ें क्या है, रिलेटिव। तो क्या फिजिक्स में सब कुछ रिलेटिव है या कुछ एब्सोल्यूट भी है? तो एसटीआर के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम एंड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मोशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर। क्या कहा कि वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम होगी और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इंडिपेंडेंट है किससे, ऑब्जर्वर के मोशन से। समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों साथ चल रहे थे, तो इसके लिए रुका हुआ है, इसके लिए क्या है, स्टेशन मूविंग स्टेट में है, ठीक है ना। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के साथ ऐसा नहीं है, उसमें अपना जो न्यूटोनियन की जो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो नहीं लगता है, एसटीआर लगता है। और जो एसटीआर है ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इनिशियल जो लेक्चर्स हैं, आप हमारे जो ओल्डेस्ट लेक्चर देखोगे तो मैंने जो एसटीआर है वहाँ पे पढ़ाया है, ठीक है। और दोनों लेक्चर्स हैं, मैंने उनकी थियरी एक्सप्लेन की है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो स्पीड ऑफ लाइट के अलावा सब कुछ क्या है, रिलेटिव है,
क्लियर है? ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझ में आया होगा कि जो एक्सेस है उनका सेट है जो अपने को स्पेसिफाई करने के लिए ज़रूरत पड़ती है इसकी किसी भी मोशन को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेता हूँ। पहले मैं एक 2D प्लेन में बात करता हूँ एक्स एंड वाई। ठीक है, सपोज दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। एक और चीज, रेफरेंस पॉइंट इज ऑब्जर्वर। रेफरेंस पॉइंट किसको बताता है? ऑब्जर्वर को बताता है। ये आप इसको ओरिजिन कह सकते हो, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट कह सकते हो। और आपने देखा होगा इसको हमेशा ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। ओ का मतलब ऑब्जर्वर। इसका मतलब आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन करोगे वो कैलकुलेशन किस इंसान के अकॉर्डिंग है, किस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग है, जो इस पॉइंट पे है, जो ओरिजिन पे है। तो बेसिकली दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ओके ओके, सपोज एनी एंट, कोई चींटी है, मान लो ये बोर्ड पे ही है, उसकी पोजीशन यहाँ है। ठीक है, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ पी। तो अपने को इसकी पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन में देखो कैसे बता सकता हूँ। ये डिस्टेंस क्या हो गई कि एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है, और ये कितना हो गई कि ये वाई एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है, तो ये जो है, जैसे सपोज दैट इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स वाई। दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए किसके अकॉर्डिंग, जब ओरिजिन यहाँ पे है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है ओरिजिन टू द पोजीशन, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर एंड दिस इज कॉल्ड रेडियल डिस्टेंस। एंड रेडियल डिस्टेंस इज नथिंग बट under root x square plus y square. And how I obtained this relation? Using Pythagoras theorem. This is x, axis मान लेता हूँ इनको, this is x and this is nothing but y. Base square plus perpendicular square equals to hypotenuse square, and this is the relation. Okay, if I want to represent the position in vector notation, then how can I write r vector is equals to, ठीक है, देखो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है इनकी टर्म्स में कि भैया एक्स कैप की डायरेक्शन में तो कितना है और वाई कैप में कितना है। तो एक्स कैप में कितना हो गया, सपोज दैट दिस इज एक्स, सो एक्स कैप को आई कैप भी लिखते हैं ना भाई, नोटेशन आई हैट और जे हैट, जे कैप। सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। क्लियर है? अच्छा, अब इसको समझो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को आपको अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो मैं डायरेक्शन लेता हूँ। डायरेक्शन, सपोज दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट। ठीक है, और अगर यहाँ पॉइंट है तो आपको क्या बताएगा कि भैया ईस्ट डायरेक्शन में इतने पॉइंट चलो, जैसे मान लो ये 4 है, ईस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चलो, और उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में 6 किलोमीटर चलो। तो ये आपको अब समझ में आया होगा। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि आपको आई कैप मतलब एक्स कैप की डायरेक्शन में कितना चलना है और वाई कैप यानी जे कैप की डायरेक्शन में कितना चलना है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको इस पोजीशन पर रीच करना है तो आपको 4 किलोमीटर ईस्ट जाना है और 6 किलोमीटर नॉर्थ जाना है। तो यहाँ पे एक्स जो लेंथ है वो आपको एक्स कैप की डायरेक्शन में जाना है और वाई जो लेंथ है वो जे कैप की डायरेक्शन में जाना है। क्लियर है? ठीक है, अब अगर मैं 3D में बात करूं तो यहाँ पे 3 एक्सेस आ जाएंगे और 3 एक्सेस के लिए पोजीशन अभी काफ़ी छोटी सी चीज़ थी। ठीक है, और आज मैं कोशिश करता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है टाइमिंग सेट कर दूंगा कि अगर आप इन चीज़ों को स्किप करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट थिंग तक कैसे जंप करोगे। ठीक है, अच्छा देखो 3D के अंदर सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। सो द डायरेक्शन इज i कैप, j कैप एंड k कैप। दीज आर नथिंग बट यूनिट वेक्टर्स। i कैप, j कैप, k कैप आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, हाँ ये ऑब्जर्वर है। सपोज हियर इज द पॉइंट,
हियर इज एनी पॉइंट। अगर मैं बोर्ड पर ही बना देता हूँ तब तो सिर्फ इसी प्लेन में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे है तो तीनों आएंगे, तो पोजीशन में क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यही बात है, क्लियर है। तो ये पोजीशन वेक्टर है। अब जरूरी थोड़ी है पोजीशन वेक्टर हो, अगर कोई भी एक आर्बिट्रेरी वेक्टर है ए वेक्टर, तो 3D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप की डायरेक्शन में उसका कितना कंपोनेंट है वो हो जाएगा ए एक्स, वाई की डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है वो हो जाएगा वाई ए वाई, और जेड की डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट वो हो जाएगा ए जेड। क्लियर है। चलो अब ये जो कंपोनेंट है यही प्रोजेक्शन भी होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं। इसको समझने की कोशिश करो आप, जैसे दिस इज एक्स कैप डायरेक्शन और आई कैप डायरेक्शन, दिस इज वाई कैप डायरेक्शन एंड दिस इज एनी वेक्टर ए वेक्टर। ओके, तो अगर मैं इस साइड से एक लाइट डालूं तो इसकी शैडो बनेगी, यहाँ पे इस एक्सिस पे क्या बनेगी, इसकी एक शैडो बनेगी, है ना। तो इसकी जो शैडो बनेगी वो यहाँ ऐसे इतनी शैडो बनेगी यहाँ तक। तो ये जो शैडो है ए वेक्टर की एक्स एक्सिस पे जो शैडो है यही वैल्यू क्या है ए एक्स, और जो ए वेक्टर की वाई एक्सिस पे जो शैडो बनेगी यहाँ तक यही क्या है ए वाई। और ये जो शैडो है इनको ही प्रोजेक्शन कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। शैडो का मतलब छाया, परछाई, ठीक है। अगर यहाँ से आपने लाइट का फोकस किया तो जो इसका एक्स एक्सिस पे जो शैडो बन रही है वो इसका एक्स कंपोनेंट, और जो वाई एक्सिस पे बन रही है वो वाई कंपोनेंट। या फिर ए एक्स क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स कैप। प्रोजेक्शन अभी आगे मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। चलो ऐसे अगर 3 डायमेंशन है तो ए जेड क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ जेड कैप। क्लियर है। चलो तो ये एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं वेक्टर ऑपरेशंस की, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एंड देन वी विल प्रोसीड टू प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। देखो सपोज दिस इज ए वेक्टर and this is b vector, and we are asked the value of a vector plus b vector। ओके, ठीक है। तो देखो किस तरीके से ये एक ज्योमेट्रिकल एडिशन है, इनका जो इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन है ये कैसे होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, and similarly b vector equals to bx I cap by j cap प्लस bz k cap। क्लियर है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ज्योमेट्रिकल एडिशन बताता हूँ, उसके बाद जो नॉर्मल एडिशन है उसकी बात करते हैं, फिर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो उसके पहले कॉमन एग्जांपल पे आते हैं। सपोज मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, इफ़ यू हैव 4 बनानास एंड 5 एप्पल्स then what will be the total? So what will be your answer? I said 4 bananas and 5 apples, then what will be the addition? Can you say that you have 9 bananas? Can you say that you have 9 apples? No, you cannot say. You have to distinguish, or you have to tell the both with separate quantities. You cannot add number of bananas into number of apples. आप जो बनाना की जो संख्या है उसको एप्पल में नहीं ऐड कर सकते हैं। सेम वेक्टर के साथ होता है, एक्स कंपोनेंट वाई में ऐड नहीं हो सकता, वाई कंपोनेंट जेड में ऐड नहीं हो सकता, मतलब एक्स कंपोनेंट एक्स में ही ऐड होगा। लेकिन अब मैं कह देता हूँ कि आपके पास 2 बनाना और है। नाउ यू कैन से यू हैव 6 बनानास एंड 5 एप्पल्स। ओके, आई सेड यू हैव 4 बनानास इन वन हैंड, ठीक है, 5 apples on your table and 2 bananas on another hand, then what is the total? Then you can say you have 6 bananas and 5 apples. Still you cannot say you have 11 bananas or 11 apples. Same theory is in vectors. You cannot add the different components. You can only add x component with x, y with y, and z with z. That's it. Okay,
So if I write a vector plus b vector equals to resultant vector r vector, this is nothing but ax plus bx I cap plus ay plus by j cap plus az plus bz k cap। ओके, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अपन जियोमेट्रिकल या ग्राफिकल जो एडिशन है वो कैसे करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की, एनी वेक्टर कैन बी स्लिड एनीवेयर पैरेलल टू इटसेल्फ, कि जो कोई भी जो वेक्टर है उस वेक्टर को आप उसको खुद के पैरेलल में, खुद के समांतर स्पेस के अंदर कहीं पर भी ले जा सकते हो। तो दिस इज बी वेक्टर, सो आई कैन सेलेक्ट इट पैरेलल टू इट एंड आई विल गेट this here, and the length of this vector represents the magnitude and the arrow represents the direction। जो इसकी लेंथ है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है ना। अच्छा, तो बी वेक्टर को मैंने स्लिड कर लिया यहाँ पे, क्योंकि मेथड क्या होता है, हेड टेल मेथड होता है। दिस इज हेड एंड दिस इज टेल। तो आपको ऐड करने के लिए क्या करना होता है, एक वेक्टर का हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से अटैच करना होता है। मैंने क्या कहा आपको एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से अटैच करना होता है। कर दिया, उसके बाद जो टर्मिनल्स बच गए हैं दोनों वेक्टर के उनको ऐड कर दो, यानी पहले के टेल से दूसरे के हेड तक ले जाना होता है, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, आपका ग्राफिकल एडिशन हो गया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सब्सट्रैक्शन, it means a vector minus b vector। So I hope you are enough elder to understand the concept of addition and subtraction। Subtraction is nothing but just addition of negative number। What is 4 minus 2? 4 minus 2 is nothing but addition of minus 2 into 4। Subtraction is nothing but addition of negative number। Clear है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ इक्वेशन, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। क्लियर है, चलो करते हैं। देखो, a vector minus b vector means this is nothing but addition of minus b vector into a vector। Minus b vector is nothing but a negative vector of b vector। And what is negative vector? Negative vector is nothing but same in magnitude but opposite in direction, same in magnitude but opposite in direction। This is nothing but minus b vector। Okay, now we have to add a vector and minus b vector। What is the process? अपने को ऐड करना है a vector and minus b vector। प्रोसेस क्या होता है ऐड करने का, कि आप स्लिड कर लो एक वेक्टर को दूसरे के हेड पे। तो देखो ये ऐसे है ना, ऐसे है, मैंने स्लिड किया और यहाँ ले आया। दिस इज नथिंग बट माइनस बी वेक्टर। अरे किसी भी वेक्टर को स्लिड कर सकता हूँ, तो माइनस बी वेक्टर को मैंने इसी के पहले स्लिड कर लिया। स्लिड क्यों किया, क्योंकि ऐड करने का मेथड क्या होता है, हेड टेल मेथड, कि आपको एक का जो हेड है दूसरे के टेल पे लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ ले आया। अब जो बच गए टर्मिनल, ये टर्मिनल जो बच गए, एक के टेल से दूसरे के हेड तक ले जाओ, वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, आई कैन रिप्रेजेंट इट बाई आर प्लस एंड दिस बाई आर नेगेटिव। तो दिस इज नथिंग बट, ये एडिशन को बताता है। किसका एडिशन है ये, ए वेक्टर प्लस क्या है ये, माइनस बी वेक्टर। मीन्स दिस इज नथिंग बट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर है। अच्छा, ध्यान रखना, नेगेटिव वेक्टर को
ऑपोजिट वेक्टर भी कहते हैं, लेकिन एक और होता है रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर है ना, ये अलग होता है। अगर मान लो कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का अगर रेसिप्रोकल वेक्टर क्या है, रेसिप्रोकल को मैं ए आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ए आर वेक्टर इज नथिंग बट 1/mod ऑफ ए कैप। मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो तो इनवर्स हो गया, वो तो रेसिप्रोकल हो गया, लेकिन डायरेक्शन सेम है। और जबकि नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड इनवर्स में चला गया है, लेकिन डायरेक्शन सेम है। क्लियर है? क्योंकि आप किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर होती है डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेसिप्रोकल वेक्टर इज डिफरेंट देन नेगेटिव वेक्टर। क्लियर है? ठीक है, तो आपको सब्सट्रैक्शन और एडिशन समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इनके जो है मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ये मैं एक बार मिटा लेता हूँ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन is given by a square plus b square plus 2ab cos theta. If I am not using cap or vector, it means this is representing magnitude. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके? ए वेक्टर के। ठीक है। अच्छा, थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और एंगल भी किन के अंदर? उनके टेल्स के बीच का जो एंगल है। तो देखो, ये मैं मिटा देता हूँ या फिर रहने देता हूँ। तो अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों की जो टेल्स के बीच का एंगल है, ये थीटा है, तो ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड इसमें रखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है? अच्छा, अब बात करता हूँ मैं सब्सट्रैक्शन की। तो मैंने क्या कहा था? सब्सट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन। तो कुछ नहीं करना है आपको, सेम फॉर्मूला है, लेकिन अब एंगल चेंज हो गया। ये ए वेक्टर है एंड दिस इज माइनस बी वेक्टर, बिकॉज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ माइनस बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर। तो देखो, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? ये, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो आपको कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूले के अंदर थीटा की जगह कितना रख देना है? 180 माइनस थीटा, एंड cos 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा। और अगर आपको इसमें भी डाउट है तो आप कमेंट में बताना, मैं ज़रूर बताऊंगा। वी विल डिस्कस स्मॉलेस्ट एंड लिटिल थिंग फॉर द पर्पज ऑफ दिस एग्जाम। So this is nothing but a square plus b square plus 2ab, sorry, this will be minus cos 180 minus theta is nothing but minus cos theta. Okay, so this is the magnitude. Okay, ठीक है। अब मैं आपको दो इनइक्वलिटी बता रहा हूं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो ये मैं मिटा देता हूं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पहले आपने वेक्टर एडिशन किया, उसके बाद मैग्नीट्यूड लिया, इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर मोड प्लस बी वेक्टर मोड। क्या फ़र्क है? जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या बता रही है कि पहले आपने वेक्टर एडिशन किया और मैग्नीट्यूड लिया, और इसमें पहले मैग्नीट्यूड लिया दोनों का और उसके बाद ऐड किया। क्लियर है डिफरेंस? तो ये क्या है? एक इनइक्वलिटी है जो आपको याद रखनी है। क्लियर है? अच्छा, लेस देन इक्वल टू, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि ये मैंने कैसे साइन लगाया तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से समझ सकते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? सपोज ये साइन अपने को नहीं पता है, अपन पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो मैग्नीट्यूड को अपन ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड दिस इज नथिंग बट दैट वन, ए स्क्वायर प्लस b square plus 2ab cos theta. Okay, these two terms are same, this 2ab is same. cos theta कितना होता है?
-1 to +1, it means it can be equal to this term if cos theta is +1, otherwise cos theta is always less than 1 in all the cases. It means this term will be always less than this one, so I am putting here less than equal to. क्लियर है? चलो अच्छा अब आपसे कोई पूछ ले कि व्हेन दिस इनइक्वलिटी होल्ड द इक्वलिटी, तो इक्वलिटी मतलब ये बराबर वाला साइन कब होगा? इक्वलिटी होल्ड फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो इस साइड में अपना कोस थीटा था, यहाँ देखो मैंने मिटा दिया 2ab कोस थीटा, कोस 0 1 हो जाएगा तो 2ab इक्वल्स टू 2ab। क्लियर है? तो इसके अंदर जो इक्वल का साइन कब आएगा? थीटा इक्वल टू 0 के लिए। बाकी सभी केसेस में जो लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है वो राइट हैंड से छोटी होगी, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज ग्रेटर देन ए वेक्टर मोड माइनस बी वेक्टर मोड। इसको भी आप सेम कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो। यहाँ पे क्यों है? इस -2ab cos थीटा है, सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट, -2ab cos थीटा है, तो दिस टर्म इज गोइंग टू बी लार्जर, ओके, क्योंकि दिस टर्म इज गोइंग टू बी ए, अगर मैं स्क्वायर कर लेता हूँ a² + b² माइनस 2ab cos थीटा, एंड दिस टर्म इज गोइंग टू बी a² + b² माइनस 2ab। ठीक है? अच्छा, तो क्या होगा? ये दोनों टर्म तो सेम है, -2ab cos थीटा एंड दिस इज -2ab। अब देखो cos थीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो -1 से क्या होती हैं? +1 तक। तो जब जब cos थीटा की वैल्यू क्या होंगी? अगर cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1 कब आएगी? cos 0 डिग्री पे। तो cos 0 डिग्री पे दिस बोथ टर्म विल बी इक्वल, तो एक इक्वलिटी का साइन आ गया। बाकी cos थीटा की जो कोई भी जो वैल्यूज़ होंगी उन सब के लिए ये जो टर्म है लार्जर होगी। क्यों? यहाँ पे नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव है, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू से छोटी होगी, छोटी होगी तो नेगेटिव का -2 बड़ा है या -4 बड़ा है? -2 बड़ा है। तो इसके अंदर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मोड है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है उन दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के। क्लियर है? तो ये दोनों इक्वलिटी आपको याद रखनी है। और इक्वलिटी होल्ड कब होती है? इक्वल टू का साइन कब आता है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं अपन प्रोडक्ट्स की। तो सबसे पहले प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई एम डिस्कसिंग अ डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट। डॉट प्रोडक्ट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। कोई भी वेक्टर है, दो ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है? दिस इज ए वेक्टर and this is b vector and the angle between them is theta, then dot product is represented by this representation: a vector dot b vector equals to nothing but ab cos theta. I am don't representing mode again and again, I am just using a single element. सिर्फ a लिखा है मतलब ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्लियर है? इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, That's why I am calling it scalar product. क्लियर है? अच्छा, तो ए वेक्टर क्या होगा? ax I कैप, ay j कैप, az k कैप, एंड बी वेक्टर क्या होगा? bx I कैप, by j कैप प्लस bz k कैप। सो व्हाट विल बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर? ठीक है? तो ये देखो ax इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाली इन तीनों से होगा और ये इन तीनों से होगा। लेकिन जब मैं इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी गोट ax bx i डॉट i, दोनों सेम एक्सिस हैं तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, तो cos 0 हो जाएगा 1। बट जब मैं इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूँगा ax by i कैप डॉट j कैप, तो यहाँ से एंगल कितना आएगा? cos 90, क्योंकि i और j के बीच का एंगल कितना होता है? 90, तो cos 90 0, तो ये टर्म नहीं आएगी। ऐसे ही i और k में भी 90 डिग्री होता है तो i डॉट k भी 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा रिजल्ट? बेसिकली इसका इसके साथ और इसका इसके साथ a by by प्लस az bz।
क्लियर है? अच्छा, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स। तो ये आपको आ गया डॉट प्रोडक्ट। अब जो डॉट प्रोडक्ट है इसका एप्लीकेशन क्या है? तो मैंने पहले भी बताया था प्रोजेक्शन के अंदर। प्रोजेक्शन, सपोज दैट यू आर आस्क्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसका प्रोजेक्शन है और किसके ऊपर है। ये ए का प्रोजेक्शन है और बी के ऊपर है। सपोज दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि आपने यहाँ से, मतलब ये जो है एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर जो है लाइट, यहाँ पे आप अगर स्टार्ट करते हो, लाइट का स्विच ऑन करते हो, एक लैंप जलाते हो, तो इसकी जो शैडो बनेगी यहाँ पे, इसकी जो शैडो बनेगी, इसकी जो शैडो बनेगी यहाँ पे, यही क्या है? प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन है किसका? ए पे। किसके ऊपर? बी के ऊपर। मतलब आप इसके जस्ट परपेंडिकुलर से यहाँ से जो लाइट जलाओगे और इस ए वेक्टर की जो यहाँ पे शैडो बनेगी, वो प्रोजेक्शन है ए का बी के ऊपर। ठीक है? और ये क्या होता है? कंपोनेंट भी तो होता है, याद करो। ये एक्स कैप था, ये ए वेक्टर था, तो ये जो शैडो बन रही थी ये क्या थी? ए एक्स। और ए एक्स क्या था? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज नथिंग बट component of a vector along b vector. X is nothing but component of a vector along x. तो projection of a vector on b vector, तो component of a vector along b vector. क्लियर है? तो यहाँ से क्वेश्चन प्रोजेक्शन का कैसे आएगा कि भाई a का प्रोजेक्शन बताओ b की डायरेक्शन में। कई बार वो प्रोजेक्शन नहीं लिखता है, क्या कह देता है कि ए वेक्टर का जो कंपोनेंट है या ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन में कितनी वैल्यू ले रहा है, तो वो भी क्या है? प्रोजेक्शन को बता रहा है। ठीक है? अच्छा, तो बताओ अगर इनके बीच का एंगल ये थीटा है, तो आप किससे कैलकुलेट कर सकते हो? ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हो। कितना हो जाएगा? ए कोस थीटा, और ये कितना होगा? ए साइन थीटा। तो प्रोजेक्शन कितना हो गया? ए कोस थीटा। तो जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज नथिंग बट a cos theta. Then how can I get this result using dot product? तो देखो डॉट प्रोडक्ट क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी cos थीटा। तो अगर मैं b से डिवाइड कर दूं तो अपना ये आ जाएगा ना। इसका मतलब प्रोजेक्शन क्या हो गया? प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b इज नथिंग बट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई b. b इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी cos थीटा, एंड इफ आई डिवाइड इट बाई b then I will get a cos theta means projection. ओके? तो ये आपको एप्लीकेशन समझ में आया होगा। डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है? प्रोजेक्शन निकालने में है। ठीक है? अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हो आप? ए वेक्टर डॉट बी कैप। क्यों? बी वेक्टर अपॉन बी। ये वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड का भाग लगा देते हैं तो उसकी डायरेक्शन बच जाती है, यूनिट वेक्टर बच जाता है। तो ए वेक्टर डॉट बी कैप, ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। क्लियर है? तो आप याद रखना, जिसका प्रोजेक्शन है उसका तो पूरा वेक्टर लेते हैं, और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन डाल रहे हैं उसका सिर्फ यूनिट वेक्टर लेते हैं। ठीक है? यूनिट वेक्टर निकालना आपको आता ही होगा। जैसे मान लो ये है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये क्या हो गया? यूनिट वेक्टर बन गया। ये क्या बन गया? एक यूनिट वेक्टर। क्लियर है? तो आपको जो है इसका एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा, डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो अपन आगे करते हैं। Cross product, and cross product is also called a vector product. Why it is called vector product? Because this gives a vector as a resultant. एज अ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्ट क्या आएगा अपना? एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। इसीलिए अपन इसको क्या कह देते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कह देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कह देते हैं। क्लियर है? सपोज अगेन दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा. So A vector cross B vector is nothing but AB sin theta n cap, and n cap is nothing but unit vector
परपेंडिकुलर, दिस साइन रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर, लंबवत, परपेंडिकुलर टू द both a vector and b vector and can be obtained using right hand rule. I hope you are aware with the right hand rule. If you are not, then I'm going to tell you. Okay, so a cross b क्या है, इसका मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और किन के बीच, उनके टेल्स के बीच का एंगल है, ठीक है। एंड एन कैप इज यूनिट वेक्टर, एक एकांक सदिश है, परपेंडिकुलर है दोनों के, और कैसे निकाला जा सकता है, राइट हैंड रूल से निकाला जा सकता है। राइट हैंड रूल क्या कहता है, राइट हैंड रूल कहता है भैया कि पहले वेक्टर की तरफ उंगलियों को फैलाओ और दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ो, तो जो थंब है वो रिजल्टेंट वेक्टर को बताएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किधर होगा, आउट ऑफ द पेज। कहाँ होगा, आउट ऑफ द पेज। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या आ गया, ये क्या हो गया, आउट ऑफ द प्लेन आ गया, अपना जो बोर्ड है उसके बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, ठीक है। इफ आई आस्क बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो मैंने क्या कहा, पहले वेक्टर से उंगलियां घुमानी है, पहले वेक्टर की तरफ फैला ली मैंने, देखो, और दूसरे की तरफ मोड़ो, तो अंगूठा, इस बार थंब मेरा क्या है, इनटू द पेज है, तो इसके लिए कैसा आया, इनटू द पेज आया। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है। इसका मतलब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू a vector cross b vector, and if we change the order and things are not equal, it means cross product is not commutative, ठीक है। क्रम विनिमय का नियम पालन नहीं कर रहा है, क्रम बदल दिया, a क्रॉस b को b क्रॉस a बनाया था, दोनों बराबर नहीं है, तो क्या है, सिर्फ एक नेगेटिव का फर्क है, डायरेक्शन ही तो बदली है, ये लो। जबकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन वगैरह कुछ आती नहीं है, ए बी कोस थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट्स आर कॉम्यूटेटिव बट क्रॉस प्रोडक्ट्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव, दैट्स इट। एंड यू हैव लर्न अबाउट द राइट हैंड रूल टू, पहले वेक्टर से की तरफ उंगलियां फैलाओ, दूसरे की तरफ मोड़ो, तो थंब क्या बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर को बताएगा, ओके। अच्छा ठीक है, अब अपन इसके कुछ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात मैं कर लेता हूँ कि किस तरीके से अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसका क्या एप्लीकेशन है। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास, ठीक है, ओके। सो ए वेक्टर इज नथिंग बट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर इज नथिंग बट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, क्लियर है, ओके। देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नथिंग बट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है, ओके। तो पहले ये टर्म इन तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में आएगी, फिर ये इन तीनों के साथ आएगी और फिर ये इन तीनों के साथ आएगी। आप इजीली कर सकते हो, लेकिन देखो जब इसका इसके साथ करूँगा तो आई क्रॉस आई दोनों सेम डायरेक्शन है, तो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, तो साइन 0 कितना हो गया, 0, तो इसके अंदर ये टर्म नहीं आएगी, लेकिन इसका इन दोनों के साथ टर्म बनने वाली है, ऐसे आप इजीली कर लोगे। अब मैं इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बता रहा हूँ कि आप मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन को। तो दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप। जो पहला वेक्टर है वो सेकंड रो में लिखना है, ध्यान रखना, पहला वेक्टर सेकंड रो में लिखना है और जो दूसरा वेक्टर है वो थर्ड रो में लिखना है। एंड आई होप यू know the how to multiply or how to solve the matrix, otherwise we will discuss it in our matrix class when we will start mathematical physics, okay। जब mathematical physics पढ़ाएंगे तो मैं matrix को solve करना भी बताऊंगा, बाकी 11th 12th क्लास में आ जाता है, मैं उम्मीद कर लेता हूँ कि आपको ये आता है, ठीक है। चलो
आगे चलते हैं। और जिनको नहीं आता वो सीख लेना या फिर कमेंट में बताना, मैं बता दूंगा, क्योंकि अपन ईडी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर ये नहीं आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और एक और चीज़ ध्यान रखना है, ऑनलाइन क्लास का एक और फ़ायदा है, आपके पास मेरा पर्सनल नंबर भी है, आप वहाँ पर भी जो है अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्योंकि एक डाउट रहता है बच्चों को कि क्लास में अगर मैं पूछूंगा तो हो सकता है लगे सबको कि यार इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं आता। तो ध्यान रखना, ऐसा महसूस नहीं करना है आपको बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। सपोज दैट दो लोग हैं, दो नेबर थे जो आपस में बात नहीं करते थे, ठीक है। दो नेबर हैं, ठीक है, जो आपस में क्या नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। सपोज वन इज ए एंड द अनदर इज बी, ठीक है। अब एक दिन ए जो है बेचारा चुपचाप जा रहा था, चुपचाप अपने काम से जा रहा था। तो बी उसको रास्ते में रोक के बोलता है कि और कहाँ जा रहा है। तो ए को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो बता देता है क्योंकि थोड़ा सज्जन था ए, बोला काम से जा रहा हूँ। तो बी पूछता है उससे कि तुम लोग कितने भाई हो, तुम लोग कितने भाई हो। तो ए कहता है कि मैं एक ही भाई हूँ, अकेला हूँ मैं मेरे पेरेंट्स के। तो बोला अगर चार होते तो मेरा क्या उखाड़ लेते। बी ने क्या कहा ए से कि अगर तुम चार भाई होते तो भी मेरा क्या उखाड़ लेते। अब अगर कोई आपसे ये बात कहेगा तो आपको वाजिब सी बात है, आपको गुस्सा आएगा। तो ए को भी गुस्सा आ गया, उसने कहा कि अगर हम चार भाई होते तो हम तेरी पिटाई कर देते, हम तेरी टांगे तोड़ देते, तू कभी मेरा रास्ता नहीं रोकता, मैं तेरा मुंह तोड़ देता। मतलब ए ने सारा गुस्सा बी पे निकाल दिया। तो बी ने क्या कहा फिर, बी ने कहा कि तू ये सब काम कब करता, तू मेरे हाथ पैर या मुंह मेरा कब तोड़ता जब तुम चार भाई होते। देख मैं अकेला हूं और मैं अकेला ये सारे काम करके बताता हूं। और बी ने फिर ए की इतनी धुलाई की कि इसके हाथ पैर और मुंह तोड़ दिया, तोड़ दिया भाई। तो क्या हुआ, किसकी गलती थी इस प्रोसेस के अंदर। ये जो इवेंट हुआ, इवेंट नहीं कहूंगा मैं इसको, एक्सीडेंट कहूंगा, है ना। ये जो एक्सीडेंट हुआ, ए के साथ जो दुर्घटना हो गई है, इसमें गलती किसकी थी, ए की जो बेचारा चुपचाप अपने काम से जा रहा था, या बी की जिसने उसको रोका और उसके साथ जो है इस तरीके के सवाल किए। आपको क्या लगता है किसकी गलती थी, ठीक है। तो आप बताना कमेंट में, अदरवाइज मैं आगे स्टोरी कंप्लीट करता हूँ आपको, है ना। तो मैं मानता हूँ, हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो कि यार गलती तो बी की ही थी, बेचारा ये तो चुपचाप जा रहा था। नहीं, मैं मानता हूँ गलती किसकी थी भैया, ए की थी। ऐसा क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइंस गलती हमेशा उसकी होती है जिसका लॉस हो गया। गलती किसकी होती है, जिसका लॉस हो गया। यहाँ पे लॉस हो गया ए का। जब ए को पता था कि यार मैं कमज़ोर सा हूँ, दुबला पतला हूँ, अब मैं हूँ और मैं जाके बाहर, अगर कोई अगर मेरे को कुछ भी कहता है तो मैं चुपचाप निकल जाऊंगा। कोई मेरे से बहस करने की कोशिश करेगा तो मैं अपने हाथ जोड़ूंगा, भाई ठीक है तू ठीक है मैं चलता हूँ। तो गलती मेरे अकॉर्डिंग किसकी है, ए की। तो हमेशा ध्यान रखना गलती किसकी होगी, जिसका लॉस होता है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो किसका लॉस हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, तो गलती किसकी है, आपकी है। तो गलतियां करने से बचो, और जिन गलतियों को करने से बचना काफ़ी आसान है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस पूछना है, ठीक है। आप पर्सनली भी पूछ सकते हो, ठीक है, और मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। तो भैया कुछ डाउट आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कहानी यहाँ ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका एक एप्लीकेशन है कि ये एरिया को बताता है, किसके एरिया को बताता है, एरिया को बताता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज नथिंग बट समांतर चतुर्भुज, है ना। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये इसके क्या बताता है, इसके एरिया को बताता है, ठीक है। सपोज दिस इज ए बी सी एंड डी। तो ये साइड क्या होगी इसकी, ए बी वैक्टर, और ये क्या हो गई भाई, ए डी वैक्टर। तो इनका जो एरिया है इसको कौन बताएगा, ए बी वैक्टर क्रॉस ए डी वैक्टर। ये क्या बताएगा, क्रॉस प्रोडक्ट इसके एरिया को बताएगा। आप कहोगे नहीं भाई हम तो नहीं मानते, कैसे मान लें, ठीक है मत मानो, देखो बताता हूँ। ए बी वैक्टर क्रॉस ए डी वैक्टर कितना होगा, ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, ए डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल, यही बताएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने मैथमेटिक्स में फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया का, बेस इनटू हाइट, यही होता है ना फॉर्मूला, बेस इनटू हाइट,
यही होता है। या फिर आपने ये याद किया होगा, बेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस या पैरेलल साइड्स, हो सकता है ये याद किया हो। तो देखो बेस क्या हो गया, ए बी हो गया, और हाइट ये है। अगर ये ए डी है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना। परपेंडिकुलर कितना हो गया, ए डी साइन थीटा। तो ए बी बेस और ए डी साइन थीटा हाइट। तो बोलो सेम है या नहीं है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है, एरिया बताता है, किसका, पैरेललोग्राम का। क्या बताता है, एरिया बताता है। किसका एरिया बताता है, पैरेललोग्राम का। क्लियर है। अगर कोई कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोलिनियर है तो थीटा 0 हो जाएगा और साइन 0 0 होता है। क्लियर है। चलो तो क्रॉस प्रोडक्ट भी अपना हो गया है। अब अपन बात करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट की। किसकी बात करते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट की। ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, तो ट्रिपल प्रोडक्ट दो होंगे, एक होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब इससे जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर होगा, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब जो से रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर होगा। ठीक है, करते हैं अपन। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और इसका एक और रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी इस ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, आप चाहो तो यहाँ पे वेक्टर यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो नेट के अंदर जो है क्वेश्चन आ चुका है ऐसा, है ना। हाँ, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 जो वेक्टर लिखे होते हैं, ये किसको बताते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बताते हैं। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टी है, एक तो साइक्लिक होता है, कैसे, और एक होता है कि डॉट एंड क्रॉस में भी इंटरचेंज्ड, डॉट एंड क्रॉस में भी इंटरचेंज्ड। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर डॉट और क्रॉस को चेंज कर सकते हो आप। मतलब ये कैसे है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, तो डॉट की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह डॉट। तो डॉट की जगह मैंने क्रॉस लगाया और क्रॉस की जगह डॉट। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है। ये दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है। और ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। आ गया समझ में, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, साइक्लिक मैंने कहा। तो साइक्लिक का मतलब क्या है, इसको यहाँ भेज दो, या यहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, साइक्लिक। ये आगे गया तो बी वेक्टर इसकी जगह आया, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू, आगे करो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो। तो ये सी वेक्टर डॉट ये यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ चला जाएगा। देखो ये क्वांटिटी आ गई ना। तो दोनों ध्यान रखना है कि साइक्लिकली भी बराबर होते हैं, 1 2 3 तीनों टर्म बराबर हैं, और डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज करोगे तो भी जो है टर्म बराबर आएगी। ये किसका, एक और रिप्रेजेंटेशन, आप चाहो तो यहाँ वेक्टर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया कि ये भी एक स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन है और ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। अब आप नॉर्मली तो कर ही लोगे, दोनों क्रॉस करना मैंने सिखा दिया, क्रॉस का डॉट कर लोगे, लेकिन अब इससे जो क्वांटिटी आएगी, देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, वेक्टर है, और वेक्टर भी कौन सा है, ट्रू वेक्टर या सूडो वेक्टर, सूडो वेक्टर, सूडो वेक्टर है ना। हाँ, ये एक वेक्टर है। तो वेक्टर और सूडो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, वेक्टर और सूडो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, सूडो स्केलर होता है, सूडो स्केलर होता है। मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें क्या देता है, सूडो स्केलर देता है। क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया। अब इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और मैं आपको बता देता हूँ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज नथिंग बट अ डिटर्मिनेंट, पहली रो के अंदर ए के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी के बी एक्स बी वाई बी जेड, एंड देन सी सी एक्स सी वाई सी जेड।
क्लियर है? तो ये आ गया इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म, इसको इजीली सोल्व आप कर सकते हो। क्लियर है? चलो ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका एप्लीकेशन क्या है? तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, अगर ये तीन साइड है, सपोज ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द साइड ऑफ पैरेललेपाइप्ड, साइड्स ऑफ पैरेललेपाइप्ड। एंड व्हाट इज पैरेललेपाइप्ड? पैरेललेपाइप्ड इज नथिंग बट अ 3D ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम, तो इसकी 3D स्ट्रक्चर ही क्या होती है? अरे स्क्वायर की 3D स्ट्रक्चर होती है क्यूब, रेक्टेंगल की 3D स्ट्रक्चर क्या बनती है? क्यूबॉइड। ऐसे पैरेललोग्राम की 3D स्ट्रक्चर क्या बनती है? पैरेललेपाइप्ड। हिंदी मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, इमेज आ जाएगी। बाकी पैरेललोग्राम का 3D स्ट्रक्चर है ये। क्लियर है? तो अगर साइड ऑफ पैरेललेपाइप्ड हैं ये तीन, तो ये जो है ए वेक्टर, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर साइड्स को बता रहे हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम को। किसके वॉल्यूम को? पैरेललेपाइप्ड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैरेललेपाइप्ड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? चलो, आई होप यू हैव गुड द आइडिया ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको जो है इससे रिलेटेड चलो क्वेश्चन एक साथ ही करवा देंगे अपन, है ना, क्वेश्चन एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे चलते हैं अब। तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर इज नथिंग बट बैक माइनस कैब। शायद आपको ये याद होगा, छोटी क्लासेस में बताया जाता था, बैक माइनस कैब। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जो है सिर्फ वेक्टर्स के लिए वैलिड है, ऑपरेटर्स के लिए वैलिड नहीं है। ये किसके लिए वैलिड नहीं है? ऑपरेटर्स के लिए। ऑपरेटर क्या होते हैं ये आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, जैसे डेल ऑपरेटर, है ना, डी बाई डी एक्स भी क्या एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स आर मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स विच मे एंड मे नॉट चेंज द स्टेट ऑफ फंक्शन। वो फंक्शन को चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी करें। जैसे अगर मैं एक्स स्क्वायर करूँ तो ये 2x हो जाएगा, लेकिन अगर मैं एक्सपोनेंशियल एक्स लूँ तो एक्सपोनेंशियल एक्स ही हो जाएगा। तो मैथमेटिकल टूल है जो फंक्शन को चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये अपन क्वांटम मैकेनिक्स में इनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे अच्छे से, और यहाँ पे भी अपने जो है डेल ऑपरेटर चलेगा ग्रेडियंट डाइवरेंस कर्ल के अंदर, तो वहाँ पे भी बताऊंगा। तो दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के लिए जो है अपन कुछ और फॉर्मूले जो हैं डिस्क्राइब करेंगे, अपन लिखेंगे उन फॉर्मूलों को, और वो अपने किसके अंदर काम आते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर काम आते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई नंबर है, डॉट प्रोडक्ट है, ये भी कोई नंबर है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटीज है। इसका मतलब जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट किसके प्लेन में है? बी और सी के प्लेन में है। अरे इनके डायरेक्शन आ रही है ना, बी की डायरेक्शन आ रही है, सी की डायरेक्शन आ रही है, ए की डायरेक्शन नहीं आ रही है, क्योंकि ये तो इसके साथ स्केलर बन जाएगा, स्केलर बन जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला कि रिजल्टेंट वेक्टर विल बी in the plane of B vector and C vector and perpendicular to the A vector। देखो एक चीज तो क्लियर हो गई कि B और C के प्लेन में है, लेकिन A के परपेंडिकुलर है, ये कैसे पता चला? देखो कैसे पता चला, पहले आप B क्रॉस C करोगे तो सपोज कोई भी एक वेक्टर आ गया, R प्राइम वेक्टर आ गया। अब जब आप इन दोनों का क्रॉस करोगे तो वो क्रॉस क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो रिजल्टेंट वेक्टर बी और सी के तो प्लेन में है और ए के क्या है?
परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो ये है अपना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप फिजिकली देखो, अपन लिख लेते हैं, ठीक है ना, काफ़ी जगह, लेकिन इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रैकेट है इसकी इंपॉर्टेंस है, ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी जो है, और एक ये जो है, ये दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है। ये मैं आपको करके बता दूंगा अभी। ये दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है। इसका मतलब सेम नहीं है तो ये फर्क पड़ता है कि आप पहले किन दो का क्रॉस कर रहे हो और जो उनके साथ जो रिजल्ट आ रहा है वो किसके साथ क्रॉस हुआ है। तो देखो पहले इसमें क्या हुआ, इन दोनों को क्रॉस किया और जो रिजल्ट आया उसने इसके साथ किया। तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर पहले ए और बी का क्रॉस किया और जो रिजल्ट आया वो सी के साथ क्रॉस किया। इसका मतलब अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ तो इसका कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन फिजिक्स के अंदर नहीं है, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। अगर ये सिर्फ वेक्टर हैं तो, ऑपरेटर हैं तो अलग तरीके से जो है रूल्स फॉलो होते हैं। कैसे? अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ मैं, है ना। देखो देखो यहाँ पे ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है। तो यहाँ पे 2 1 3 और 3 1 2 ऐसे ही आया। क्लियर? तो देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस ऑफ सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकता हूँ। क्यों? इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है इसके साथ क्रॉस में, तो अगर आप कॉम्यूटेटिव करते हो, इनका ऑर्डर चेंज करते हो तो नेगेटिव आएगा। ये कहता है ना, ठीक है। अच्छा अब देखो माइनस को तो रहने दो, और इसके अंदर मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो अब ये क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो क्या है, सेकंड आया। सेकंड का मतलब ए वेक्टर, और 1 और थर्ड का डॉट हुआ, मतलब सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, माइनस थर्ड आया, थर्ड का मतलब बी वेक्टर, और फर्स्ट और सेकंड का डॉट हुआ, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको आगे सॉल्व करोगे तो यह जाएगा बी वेक्टर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ब्रैकेट सी वेक्टर। तो देखो ये और ये सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है। इसका मतलब इस ब्रैकेट का इम्पोर्टेंस है, इस ब्रैकेट का महत्व है। तो यहाँ पे अपना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, और इसके बाद जो अपन स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कंटिन्यू जो है अपने लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे, और जैसा मैंने कहा है कि मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मतलब कर दिया। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर डालने की। आप अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की। कंटिन्यूटी रखो, डिसिप्लिन बनाओ। जो लेक्चर आज डाले जा रहे हैं उनके नोट्स बना लो आप याद करने के लिए, और उनको आज के आज पढ़ लो। आपको सोना तब है जब आपका सारा कंप्लीट आज के सारे लेक्चर फिनिश कर लो। ओके, स्टे सेफ, टेक केयर।